Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar, and in this video I will discuss one more numerical on Engineering Mathematics 1, and this question is from Matrix, that is from Unit 1. And this question is asked in AKTU 2023-24 फर्स्ट सेम, और ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे आपको होमोजीनियस इक्वेशंस दी गई हैं, यानी कि एक सिस्टम है आपका। अब यहाँ पे देखो 3 इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब तो पहली इक्वेशन आपको दी गई है x1 + x2 + x3 + x3 = 0, यानी कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना। ऐसी सेकंड इक्वेशन दी गई है x1 + 3x2 + 2x3 + x4 = 0, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दिस इक्वेशन आल्सो कंटेन्स 4 वेरिएबल। और यहाँ पे आपको इक्वेशन दी गई है जिसमें 2x1 + x3 - x4 = 0, यहाँ पे एक वेरिएबल एब्सेंट है, कौन सा, x2। ठीक है, तो ओवरऑल इन तीनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 4 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, x1, x2, x3 एंड x4। तो 4 वेरिएबल्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, 4 अननोन्स हैं इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस में। ठीक है, अब यहाँ पे होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, जो आपकी इक्वेशंस दी जाती हैं, अगर ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे सारे के सारे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हैं, जितनी भी इक्वेशन आपको दी गई हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर एक भी टर्म यहाँ पे नॉन जीरो होता तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है, और तीनों ही इक्वेशन में ये तीनों ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात साथ ही सारी इक्वेशन को एक साथ लिख ले रहा हूँ, एक के ऊपर नीचे, जिससे आपको वैल्यू देखने में ईजी रहे। तो पहली इक्वेशन मैंने लिख ली, जैसे दी गई थी वैसे ही लिख लिया है। ऐसी सेकंड इक्वेशन हमने ये वाली लिख ली है, और थर्ड इक्वेशन में भी मैंने ऐसे ही लिख लिया है, बट यहाँ पे क्या था, x2 एब्सेंट था। ठीक है ना, तो x2 को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है 0x2, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने चारों वेरिएबल ले लिए हैं, x1, x2, x3, x4, चारों ही इक्वेशन में। और इस थर्ड इक्वेशन में x2 का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म तीनों इक्वेशन में 0 है, तो हमको क्वेश्चन में दे भी दिया गया है, द गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस सिंस दिस वैल्यू इज 0। देयरफॉर जब भी कोई आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, उसका एक सॉल्यूशन तो हमेशा होता है कि अगर हम सारे वेरिएबल 0 पुट कर रहे हैं, x1, x2, x3, x4 सभी को 0 पुट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये तीनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। क्या कि अगर हम एक सॉल्यूशन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x1 = x2 = x3 = x4, यानी कि सारे वेरिएबल ये नॉन जो है सबको 0 पुट कर दूँ तो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। अगर सारी वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट कर दोगे तो 0 = 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी सारे वेरिएबल्स 0 पुट कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, 3 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ओवरऑल। तो ये 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे सारी वैल्यू x1, x2, x3, x4 की, तो यहाँ भी 0 = 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम x1 = x2 = x3 = x4 हम 0 ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये तो हमेशा सॉल्यूशन रहेगा इस होमोजीनियस इक्वेशन का। तो होमोजीनियस जब भी इक्वेशन दी जाए उसका एक सॉल्यूशन तो ये हमेशा होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं दिस सिस्टम इज ऑलवेज हैव ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये सॉल्यूशन तो होना ही होना है, किसके लिए, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए, नाउ दैट होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हैविंग एक ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन क्या होता है कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल एंड द वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो गई, बट हमको क्वेश्चन में फाइंड करना होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन होना ही है। तो अब नेक्स्ट बारी हमारी किसकी है कि हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी जाती हैं, चाहे वो होमोजीनियस हो या ना हो, तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि इन होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, तब भी हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, इस वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। वेक्टर फॉर्म क्या, ax = b, जहाँ पे a क्या है, मैट्रिक्स है, x भी क्या है, मैट्रिक्स है, और b भी क्या है, मैट्रिक्स है, जहाँ पे x कॉलम मैट्रिक्स होता है और b भी कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, जहाँ पे a क्या रिप्रेजेंट करता है, a आपको रिप्रेजेंट करता है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि जो भी यहाँ वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 एंड x4, इनके जो कॉफिशिएंट हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इन कॉफिशिएंट के लिए हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। जहाँ पे x क्या है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल्स 4 हैं, x1, x2, x3, x4। ठीक है, तो ये x किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन 4 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। b किसको रिप्रेजेंट करेगा, b जो = के साइड में लिखा होता है ये वाला। ठीक है ना, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे 0 है
तो बी की वैल्यू हम 0 लेंगे, और अगर नॉन जीरो होते तो वो वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक्स और बी आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो एक्स और बी कैसे लिखोगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो फिलहाल हमने क्या किया है, आपको जब भी कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाए तो अगर उसको आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसको सबसे पहले आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ए एक्स इक्वल्स टू बी, देन वी विल कन्वर्ट दिस वेक्टर फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, बिकॉज ए आपका मैट्रिक्स है, एक्स आपका मैट्रिक्स है, बी आपका मैट्रिक्स है, यानी कि ये मैट्रिक्स फॉर्म ही है जिसको हम वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अब देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में आपको बस क्या करना है, कोफिशिएंट को लिखते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहले ये वाला कॉलम है x1 के लिए हो जाएगा, ये x2 के लिए हो जाएगा, ये x3 के लिए हो जाएगा और ये x4 के लिए हो जाएगा। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहली इक्वेशन आपकी ये रही, तो यहाँ पे देखो x1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया है। फिर x2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया है। फिर x3 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया है। ऐसे ही x4 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी दो इक्वेशन के लिए भी कर लो। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में देखो x1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिया है। x2 का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया है। x3 का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो हमने 2 लिख लिया है। सिमिलरली 4 x4 का कोफिशिएंट है, तो उसको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको लास्ट थर्ड इक्वेशन में से भी लिख लेना है। x1 का कोफिशिएंट 2 है तो 2, x2 का कोफिशिएंट 0 है तो 0, x3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1, एंड x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो ये -1 लिख लिया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो भी वेरिएबल्स थे x1 x2 x3 x4 उनके कोफिशिएंट की एक मैट्रिक्स लिख ली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ए से। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि x क्या है, ये आपका जो भी वेरिएबल था उसकी मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 हैं, x1 x2 x3 x4, तो इसको हमको ऐसे कॉलम के फॉर्म में लिखना है, x1 x2 x3 x4। ठीक है, और b यहाँ पे क्या होगा, b आपका है, क्योंकि हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है तो कांस्टेंट टर्म सारे 0 हैं, तो पहली इक्वेशन में भी 0 था इक्वल्स टू के उस साइड लेफ्ट राइट साइड में, और यहाँ पे भी तीनों ही जगह राइट हैंड साइड में 0 था, तो हमने b की वैल्यू क्या आ गई है, 0 0 0। ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स रहेगा, ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हो ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है ना, ये हमेशा आपका ऑर्डर सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो देखो यहाँ पे x का ऑर्डर कितना है, x का ऑर्डर देखिए यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो जो a का ऑर्डर है वो हमारा कितना है, देखो यहाँ पे दिस इज 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। ठीक है ना, 3 × 4 की मैट्रिक्स है ये, 3 × 4। अगर हम x की बात करें तो x यहाँ पे कितना है, कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, और कॉलम कितना है, कॉलम आपका एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया 4:1। तो यहाँ से कितना ऑर्डर आ जाएगा ओवरऑल, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये 4 4 हट जाएगा, 3 × 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b का ऑर्डर भी यही है सेम, 3 रोज है, 1 2 3, और कॉलम कितना है, 1 है। ठीक है ना, तो यानी कि ये सेटिस्फाई हो रही है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी इक्वेशंस दी गई हो, तो उसको आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे ऑर्डर भी आपका बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने पहले सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना था हमको, ए एक्स इक्वल्स टू बी, उसमें हमने सारे वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये वेरिएबल वाला वेक्टर क्या होगा, और ये कांस्टेंट वाला वेक्टर क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे एक्स और बी कॉलम मैट्रिक्स हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं टिल्ट ऑफ ए से, यानी कि ए के ऊपर आपको एक टिल्ट लगा देना है। ऐसे क्या होता है, ये जो भी आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा है ए वो ले लेना है, और दूसरा जो आपने मैट्रिक्स बी लिखा है यहाँ पे वो आपको ऐसे लिख लेना है, डैश डैश लगा के सिंपल लाइन लेके। ठीक है ना, तो ए लाइन बी, इसको क्या बोलते हैं, टिल्ट ऑफ ए, और बोलते क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सही है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए ऑलरेडी हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड कर चुके हैं, बी भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दोनों ही वैल्यूज आपको यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पुट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टिल्ट ऑफ ए दैट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए लिख लिया है जो हमने फाइंड किया था, और यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बी लिख लिया है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है बी, और यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, अब यहाँ पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं रोज पे। ठीक है, हम करते क्या है, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आया है, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं जो हमारी ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, 3 रोज हैं यहाँ पे, राइट।
तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जो सेकंड रो है सबसे पहले सेकंड रो में हम कोशिश करते हैं जो यहाँ पे जो पहला वाला वेरिएबल होगा ये किसका कोफिशिएंट होगा, x1 का कोफिशिएंट होगा, ये x2 का है, ये x3 का है और ये x4 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही लिखी थी कोफिशिएंट को लेके, सही है ना। तो जो पहला कोफिशिएंट है x1 का, इसको हमको किसी तरह जीरो बनाना है। ठीक है, हमेशा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जब हमको सॉल्यूशन इक्वेशन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 यहाँ पे कोफिशिएंट को जीरो बनाते हैं, इस इक्वेशन से भी और इस इक्वेशन से भी। ठीक है ना। तो रो पहली वाली रो हो गई ये R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो हम क्या करेंगे, R1 की हेल्प से R2 एंड R3 को यहाँ पे ये पहला वाला जो एलिमेंट है ये वाला और ये वाला, यानी कि x1 के कोफिशिएंट को हम क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। क्या करेंगे, x1 का जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे उसको जीरो बनाना है हमको। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, हम बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे कि R2 को रिप्लेस करें किसी तरह से या R3 को किसी तरह से रिप्लेस करें जिससे हमारा ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाए। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखो जो आपकी ये सेकेंड रो है दिस इज R2। अब R2 में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, और अगर इस 1 में से ये वाला 1 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 यानी कि जीरो हो जाएगा। यही हमको करना था। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 2 लिखा है, अगर इस इक्वेशन में से मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 2 - 2 टाइम्स 1 यानी कि 2 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 भी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस रो R2 को हम रिप्लेस कर दें किससे, R2 - R1। ठीक है, यानी कि इस वाली रो में हम ये वाली रो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, सेकेंड वाली रो से कौन सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R2 रिप्लेस्ड बाई R2 - R1। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है। देन ये 1 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस 2 में से ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 4 - 1 3 बचेगा। सही है, और ये 0 - 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये वाला एलिमेंट हमने जीरो बना लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम इस वाली रो में से भी x1 वाला जो कोफिशिएंट उसको जीरो बनाना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये वाली रो है तीसरी R3, इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी जीरो बन जाएगा इस तरीके से। तो हम यही कर रहे हैं कि R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - 2 टाइम्स R1। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं क्या, दिस इज 2, अब इस 2 में से इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, 2 - 2 × 1 दैट इज 0। तो यहाँ पे जीरो आ गया है। ऐसे ही 0 - 2 × 1 कितना हो जाएगा, 0 - 2 यानी कि -2। ऐसे यहाँ पे 1 - 2 × 1 तो कितना बचेगा, 1 - 2 दैट इज -1। सही है, ऐसे यहाँ पे -1 है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 टाइम्स दिस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1 और 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी कि -3। तो -1 एंड -2 दैट इज -3। तो ये -3 आ गया है। ऐसे यहाँ पे तो 0 0 है, तो ये 0 - 2 टाइम्स 0 दैट इज 0। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं जिससे हमको ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अब हमारे यहाँ पे ये हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जो सेकेंड रो थी R2 और R3, यहाँ पे जो x1 के कोफिशिएंट थे अब वो जीरो हो गए हैं, यानी कि इन दो इक्वेशन को अगर हम दोबारा से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, x1 एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम R2 से भी, साथ ही साथ आपका R3 से भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट्स x1 फ्रॉम R2 एंड R3। ठीक है, तो ये हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबसे पहले x1 के कोफिशिएंट को जीरो कर लिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम x2 को जीरो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमको ये भी याद रखना है, ये जो जीरो हो चुका है इसको चेंज नहीं करना, ये हमेशा जीरो रहे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइन पे दोबारा से ये जो हम यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये रोज पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये फिर 0 नॉन जीरो दोबारा से हो जाएगा। तो R2 को R2 ही रहने देना है। ठीक है, R1 को R1 ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना है। R2 को R2 ही बना रहने देना है। अब हमारा काम है इस वाली वैल्यू को किसी तरीके से जीरो करना है, इस -2 को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो ये दोनों ही रोम देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, 2 1 3 आ रहा है, यहाँ पे बस माइनस साइन लग गया है। तो अगर इन दोनों रोज को हम आपस में ऐड कर दें, ठीक है, यानी कि R3 में हम रिप्लेस कर दें किससे, R3 में अगर हम R2 ऐड कर दें। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, R3 में R2 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ऐसे ये -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि x2 को हम किसी तरह से एलिमिनेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स में जो लिख रखी थी वही हमने लिख लिया। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, I3 को रिप्लेस करना है इस वाली रो को किससे, I3 प्लस इसमें ये वाली रो ऐड कर देनी है। सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 + 0 0, -2 + 2 0, -1 + 1 0 एंड -3 + 3 आल्सो 0। राइट, ऐसे ही यहाँ पे 0 + 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी जो लास्ट रो है यहाँ पे I3 वो देखो पूरा 0 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम और 0 नहीं बना सकते हैं। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या है, जब इस टाइप से मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाता है कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर दिए हैं, x1 एलिमिनेट कर दिया है, x2 एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे x3 x4 भी एलिमिनेट हो गए हैं। नहीं होते तो हम और ऑपरेशन परफॉर्म करते और हमारा 0 हो पाता, बट यहाँ पे 3 ही रो हैं तो इतना ही हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ही हमको 3 गिवन थी। तो यहाँ पे जो एक ये फॉर्म है दिस इज एन एक्लन फॉर्म। जब इस टाइप के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन एक्लन फॉर्म। जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई किए हैं तो यहाँ से इस टाइप से जब हम 0 बना ले रहे हैं x1 को एलिमिनेट करने के लिए, x2 को एलिमिनेट करने के लिए एंड सो ऑन, सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्नल फॉर्म। राइट, अब यहाँ पे देखो एक्नल फॉर्म में सिर्फ 2 ही रो हैं, एक रो ये है R1, एक रो है R2। ये नॉन जीरो रो हैं। नॉन जीरो क्यों है, यहाँ पे देखो नॉन जीरो एलिमेंट्स, ऐसे इसमें भी यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो रो 1 एंड रो 2 आर हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट। बट अगर यहाँ पे रो 3 की बात करें तो रो 3 में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तो यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रोज हैं एक्लन फॉर्म में, एक्लन फॉर्म में यहाँ पे 2 नॉन जीरो रोज हैं। ठीक है, एक नॉन जीरो रो ये पहली वाली है और दूसरी नॉन जीरो रो ये सेकंड वाली है। सही है ना, 2 नॉन जीरो रोज हैं। जबकि टोटल रो हैं कितनी, यहाँ पे टोटल रोज हैं 3, जिसमें से नॉन जीरो कितनी है, नॉन जीरो 2 हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से हम एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं कि रैंक भी अगर निकालना चाहो तो इस एक्लन फॉर्म से रैंक भी फाइंड कर सकते हो। तो रैंक में देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं सिर्फ मैट्रिक्स ए की बात करूँ तो मैट्रिक्स ए तो आपका इतना ही था। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स बी था। तो अगर मैट्रिक्स ए की बात करूँ तो ए में देखो सिर्फ 2 ही रोज हैं जो नॉन जीरो है, पहली वाली नॉन जीरो है और ये दूसरी वाली नॉन जीरो है। ठीक है ना, और तीसरी वाली तो आपकी 0 है, तो 2 नॉन जीरोज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए कैसे निकालते हैं, रैंक ऑफ ए होता कुछ नहीं है, रैंक ऑफ ए होता है क्या, जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं उसी को हम रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए में खाली बात करूँ तो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें 2 नॉन जीरो हैं रोज हैं, यानी कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे दोनों की रैंक निकालते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करेंगे, साथ ही साथ रैंक ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम ये वाला बी भी कंसीडर करेंगे। सही है ना, तो यहाँ पे भी अगर बी भी कंसीडर कर लें, इस पूरा मैट्रिक्स इसको कंसीडर करें, तब भी आप देखो यहाँ पे ये I3 तो 0 है, बट R1 नॉन जीरो है, R2 नॉन जीरो है। सही है ना, तो यहाँ पे भी 2 ही रोज क्या है, नॉन जीरो हैं, यानी कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए टिल दोनों ही क्या है, 2 हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये दोनों ही बराबर हैं। ठीक है ना, तो जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर ये इक्वल हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर ये आपकी जो रैंक है इक्वल आ जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। जो आपको इक्वेशन दी गई हैं उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। सही है, अब यहाँ पे देखो रैंक आ कितनी रही है, क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज हैं तो यहाँ पे रैंक आ गई है आपकी 2। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट तो है, क्या सॉल्यूशन यूनिक आएगा या बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये इसको कैसे चेक करते हैं, आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि जो आपकी रैंक आई है ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, पहले तो इक्वल हो तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब ये देखो जो रैंक आई है, क्या ये नंबर ऑफ जो अननोन्स हैं, कितने अननोन्स हैं यहाँ पे, x1 x2 x3 एंड x4, 4 अननोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैंक आ रहा है वो जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं उससे क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। ठीक है ना, तो जब रैंक नंबर ऑफ अननोन्स से स्मॉल होता है तो ये हमको प्रोवाइड कराता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर ये रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल आ जाए तो वो प्रोवाइड कराता है हमको यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी हमारा रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर हो तो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक, यानी कि एक ही सॉल्यूशन आएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, रैंक आपका स्मॉलर देन दी है नंबर ऑफ अननोन, जो कि कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 2 इज लेस देन 4, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइटली
मैनी सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर द गिवन सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बस नॉन ट्रिवियल का मतलब यहाँ पे है कि जो हमको सॉल्यूशन फाइंड करने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होमोजेनियस सिस्टम आपको दिया गया है, तो हमको यहाँ से ये पता लग गया है रैंक की हेल्प से, और जो हमने एक्लेन फॉर्म निकाला है कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बट सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, कि सॉल्यूशन तो है, ठीक है। कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे देख भी सकते थे कि आज का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इस तरह से पता लगा लिया कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते थे, जो इक्वेशंस दी गई थी, यहाँ पे देखो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 4 हैं, बट इक्वेशन कितनी दी गई हैं? 3 हैं, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हैं? कम हैं। किससे? नंबर ऑफ अननोन से। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई है। बस आपको बस इतना देखना था कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं। ये तो आपको इक्वेशन देख के ही पता लग गया था कि सॉल्यूशन आपका यूनिक तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, वो कंसिस्टेंसी आप चेक करोगे इस एक्लेन फॉर्म से, ठीक है ना। वो हमने कह लिया है कि हाँ कंसिस्टेंट है, और रैंक जो है लेस देन है अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से, तो हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको इतना करना होता है। अब हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमने इतना फाइंड कर लिया कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। अब जो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई है, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब दोबारा से इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म लिखेंगे Ax इक्वल्स टू बी वाला, ठीक है ना, जिससे हमको सॉल्यूशन मिलेगा। देयरफॉर टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन वी विल अगेन यूज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन Ax इक्वल्स टू बी, जहाँ पे A क्या है? कॉफिशेंट मैट्रिक्स है। अब कॉफिशेंट मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग में लेके चले थे वो नहीं लेंगे हम, जो हमने रिड्यूस्ड फॉर्म लिखा है एक्लेन फॉर्म में, ये आपका A मैट्रिक्स था, ठीक है ना। अब ये वाला मैट्रिक्स हमको यूज करना है, तो हमने यहाँ पे A मैट्रिक्स लिख लिया है, ठीक है, जैसा यहाँ पे था। एक बार देख लो, ये सारी वैल्यूज 1 है, 0 2 1 3 देन 0 0, ठीक है, ऑल 1 0 2 1 3 एंड 0 0 0, ठीक है। देन x क्या था? x आपका कॉलम मैट्रिक्स था, जो कि अननोन्स थे, x1 x2 x3 एंड x4, सही है। और b क्या था? v आपका जो कांस्टेंट टर्म्स थे, और ये होमोजेनियस इक्वेशन थी, तो ये 0 की गिवन थे सारे के सारे, सही है। तो हमने लिख लिया Ax इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये जो मैट्रिक्स है A और x, इनका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और यहाँ से इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाइए और सबको ऐड करते जाइए। तो 1 इंटू x1, तो x1 आ जाएगा, देन 1 इंटू x2, तो x2 आ जाएगा, देन प्लस 1 इंटू x3 प्लस x3, देन प्लस 1 इंटू x4, तो प्लस x4 इज इक्वल्स टू दिस 0, ठीक है। तो यहाँ से पहला रो कॉलम से इंडिविजुअल एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू 0। ऐसे यहाँ पे सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू x1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। देन 2 इंटू x2, कितना आ जाएगा? 2x2 आ गया। देन 1 इंटू x3 आया, कितना आएगा? x3 आएगा। देन 3 इंटू x4 आएगा, कितना हो जाएगा? 3x4 प्लस, ये सारा प्लस हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऐसी लास्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा? लास्ट इक्वेशन तो आपकी पूरी ही 0 है, तो फाइनल आंसर 0 इक्वल्स टू 0 आना है। 0 इंटू x1, 0 इंटू x2, 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने 2 इक्वेशन लिख ली, एक हमने इस रो 1 से लिख ली, एक इक्वेशन हमने रो 2 से लिख ली, सही है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो इक्वेशन है यहाँ पे x3 एंड x4 सारे एलिमिनेट हो गए थे लास्ट वाली इक्वेशन से, तो हमको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी R1 से एक इक्वेशन आ गई है ये वाली, और एक R2 से आ गई इक्वेशन ये वाली, सही है। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, अब सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे? x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x2 इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस x3 हो जाएगा, ऐसे ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 3x टाइम्स x4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी कि x2 इक्वल्स टू -1/2 x3, एंड 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये -3 था, -3/2 x4। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई है -1/2 x3 -3/2 x4। सो दिस इज द आंसर फॉर x2 की। x2 की वैल्यू ये होगी, बट दिस वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x4, सही है। देन अभी जो हमने x2 की वैल्यू फाइंड की है, हमारे पास एक वैल्यू फाइंड करना है, x1 हमको फाइंड करना है। तो x1 हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा कि x1 इक्वल्स टू, ये तीनों ही वेरिएबल हम इक्वल्स टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, जब ये x2 x3 x4 राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, -x2 -x3 एंड -x4, सही है। अब x2 की जो हमने वैल्यू निकाली है x3 एंड x4 के टर्म्स में, ठीक है ना,
सही है ना। अभी हमने ऐसा किया क्यों, ये भी सोच लो, क्योंकि हम वेरिएबल एलिमिनेट कर रहे थे। तो हमारे इस R2 से हमने क्या एलिमिनेट किया है, हमने x1 को एलिमिनेट किया है। तो हमने पहले यहाँ से x1 को तो एलिमिनेट कर दिया है, तो इसलिए हमने x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। सही है ना। अब जो इक्वेशन 1 है R1 से जो आ रहा है, वहाँ से हम x1 फाइंड कर ले रहे हैं। तो x1 की वैल्यू x2, x3, x4 के टर्म्स में आ गई है। अब यहाँ पे x2 हमने फाइंड कर रखा है x3 एंड x4 के टर्म्स में। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे x2 की, कि x2 इक्वल्स टू क्या है, -1/2 x3। तो -1/2 x3 -3/2 x4। ठीक है। तो माइनस टाइम्स x2 की जो भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। देन -x3 एज इट इज, -x4 एज इट इज। सही है। बस इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +1/2 x3, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3/2 x4। देन -x3 एज इट इज, -x4 एज इट इज। सही। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 x3 -1 x3। ठीक है। तो 1/2 -1 कितना बचेगा, -½ बचेगा। तो यहाँ देखिए -1/2 x3। ऐसे ही आपका यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट कितना है, 3/2, और यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट कितना है, -1। तो 3/2 -1 कितना बचेगा, 1/2। ठीक है। तो ये आपका बचा है कितना, x1 इज इक्वल्स टू -1/2 x3 प्लस 1/2 x4। सही है। तो यहाँ से हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x1 x2 यहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। बाकी x3 एंड x4 क्योंकि हमारी लास्ट वाली रो 0 हो गई थी, और हमारे पास हमने देखा भी जो हमारी रो रैंक आ रही है, रैंक क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है ना, जो कि नंबर ऑफ अननोन से क्या है, कम है। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि जो हमारी रैंक है, रैंक हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। सही है। और नंबर ऑफ अननोन अगर यहाँ पे कितने हैं, n, दैट इज x1 x2 x3 एंड x4। नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे जो अर्बिट्रेरी लोगे आप। ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करोगे, n- ये रो कर दोगे। यहाँ इसको हम रैंक को जनरली r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r से ही कर दे रहे हैं, n-r। तो जो n-r होगा ये आपको बताएगा नंबर ऑफ अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। ठीक है। तो रैंक 2 थी, यानी कि 2 वेरिएबल तो होंगे जिनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। दैट इज आपने फाइंड कर लेना है क्या, x1 फाइंड कर लेना है एंड x2 फाइंड कर लेना है। ठीक है। और जो अर्बिट्रेरी जो वेरिएबल्स होंगे वो कौन से होंगे, जो लास्ट वाले हैं, जो आपके इस लास्ट वाले रो से आ रहे हैं, दैट इज x3 एंड x4। सही है ना। तो आपको नंबर ऑफ अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स कैसे फाइंड करना है, जो आपने रैंक फाइंड किया है और नंबर ऑफ जो अननोन्स हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक इक्वल्स टू कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। यानी कि अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स कौन से होंगे, 2 होंगे, और वो कौन से हैं, x3 एंड x4। इसीलिए हमने क्या किया है, x1 को भी रिप्रेजेंट कर लिया है x3 एंड x4 में, बिकॉज x3 एंड x4 आर अर्बिट्रेरी वैल्यूज, अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। ऐसे ही x2 को भी मैंने x3 एंड x4 के टर्म्स में फाइंड कर लिया है। ठीक है। तो हम जो भी हमारे पास अननोन्स हैं यहाँ पे x1 x2 x3, आपको देख लेना है कि अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स कौन से हैं। जो बाकी बचे हुए वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स के फॉर्म में फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स हो गए आपके x3 एंड x4। तो हमने x1 और x2 को इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x4 में फाइंड कर लिया है। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x3 एंड x4 दीज आर अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। तो यानी कि इनकी वैल्यू आप कुछ भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सारी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। दैट मीन्स जब हम अर्बिट्रेरी वैल्यू है x3 एंड x4, इसका मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे x1 और x2 कितने हो सकते हैं, क्योंकि हम वैल्यू इनफाइनाइट नंबर्स में ले सकते हैं x3 एंड x4 की। तो हमारा x1 x2 भी इनफाइनाइट नंबर में वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सही है। तो यहाँ से पता लग गया कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया है, x3 एंड x4 आर अर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। सही है। अब चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि x3 एंड x4 आर अर्बिट्रेरी वेरिएबल, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो x3 एंड x4 आर अर्बिट्रेरी एंड वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब चाहो तो आप यहाँ पे ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि जो अर्बिट्रेरी वैल्यूज हैं आप अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू चूज कर लो।
ठीक है ना। और ये वैल्यू ऐसा नहीं है आपको फिक्स कांस्टेंट वैल्यू ले लेनी है, आप कोई भी एक कांस्टेंट के टर्म में लिख लो कि इफ़ वी चूज x3 इक्वल्स टू k1, हमने मान लिया है कि एवरेटरी एक वैल्यू हम ले ले रहे हैं x3 की कितनी, k1 ले ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी x4 की कोई एक एवरेटरी वैल्यू हम ले रहे हैं k2, ठीक है। तो x3 इक्वल्स टू k1 हमने एज्यूम कर लिया है, x4 इक्वल्स टू हमने k2 चूज कर लिया है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया है कि x3 इक्वल्स टू कितना है k1, x4 इक्वल्स टू कितना है k2, तो हम x2 और x1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x2 हमारा कितना हो जाएगा, -1/2, x1 था x3 था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है, k1 पुट कर दिया है, -3/2 x4 था उसकी जगह क्या पुट कर दिया है, k2 पुट कर दिया है। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया है, x2 मिल गया है। ऐसे ही हमको x1 भी फाइंड कर लेना है, क्या था -1/2 x1, तो x1 कितना है x3, -1/2 x3 कितना है k1, और यहाँ पे था +1/2 x4 जो कि कितना है k2। तो इस तरह से हमने x1 भी फाइंड कर लिया है एंड x2 भी फाइंड कर लिया है, सही है। तो अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया है। अब ये k1 k2 कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। जैसे जैसे x3 एंड x4 चेंज करते जाओगे x1 x2 भी आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हम ले सकते हैं x3 एंड x4 की, देयरफॉर x2 एंड x1 आल्सो हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह से आपको जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी जाएं इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आपको करना क्या, एक बार फिर से मैं आपको पूरा बता देता हूँ समरी के फॉर्म में, कि जब भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी जाएं चाहे वो होमोजेनियस हो या होमोजेनियस ना हो, ठीक है। इससे हमको मतलब नहीं कि होमोजेनियस ही हो, नॉन होमोजेनियस हो तब भी चलेगा। उसको आपको क्या कर देना है, इक्वेशंस को आपको इस वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में, जिसमें ए मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या है वेरिएबल मैट्रिक्स है, बी क्या है कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है, एक्स और बी आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेना है। उसके बाद हमको क्या करना होता है, ऑगमेंटिक्स मैट्रिक्स लिखना होता है। ऑगमेंटिक मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टिल्ट ऑफ ए से। यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये जो बी मैट्रिक्स है कांस्टेंट वाली, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, सही है। देन हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं रोज पे, जिससे हमको x1 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। फिर नेक्स्ट में हमको क्या करना होता है, ये x1 एलिमिनेट करना होता है, इनको जीरो बनाना होता है। फिर हमको x2 जीरो करना होता है, तो इसको जीरो बनाना है। तो इस प्रोसेस को हम करते जाते हैं और हम देखते हैं कि फाइनल हम एक्लोन फॉर्म में आ जाएं, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा रो हमको जीरो बनानी है। अब यहाँ पे इस तरह से हमारा एक्लोन फॉर्म मिल जाएगा। एक्लोन फॉर्म में चेक करोगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, ए का भी रैंक पता लग जाएगा और ए टिल्ट का भी रैंक पता लग जाएगा। फिर चेक करो कि रैंक क्या बराबर आ रही है या नहीं। अगर रैंक बराबर आ रही है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। फिर आप देखोगे कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो अब चेक करोगे जो रैंक आपने फाइंड किया है क्या वो अननोन से इक्वल है या अननोन से लेस देन है, ठीक है। अगर इक्वल वैल्यू आएगी तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि x1 x2 x3 x4 की एक सिंगल वैल्यू आएगी, चारों वैल्यू की एक ही वैल्यू आएगी अलग अलग, ठीक है ना। x1 की अलग आएगी, x2 की अलग आएगी, x3 की अलग, x4 की अलग, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा रैंक लेस देन है नंबर ऑफ अननोन से, तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ये मैट्रिक्स x है, ए है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने जो एक्लन फॉर्म में ऑब्टेन किया है, इसको हम दोबारा से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब यहाँ से हम इक्वेशंस लिख लेते हैं इस तरह से प्रोडक्ट लेके, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मिल जाती हैं। देन यहाँ से हम जो भी यहाँ पे फाइंड करना होता है आपको, आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स कौन कितने होंगे। तो रैंक हमने 2 फाइंड किया था यहाँ पे, और ये एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक करोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगा कि आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स कितने होंगे, ठीक है। लास्ट वाले वेरिएबल्स जो होंगे, जैसे यहाँ पे x1 x2 x3 एंड x4 है, तो 2 आया, एन माइनस आया कितना होगा 4 - 2 2, यानी कि 2 आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स होंगे। तो लास्ट वाले 2 आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स ले लोगे, यानी कौन से आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स लिए हमने, x3 एंड x4 आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। तो हम बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 4 वेरिएबल्स थे, 2 तो आर्बिट्रेरी हैं, यानी कौन से बचे, x1 एंड x2। तो x1 और x2 की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ दीज आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स, दैट इज x3 एंड x4। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो यानी कि अब x3 एंड x4 आर्बिट्रेरी हैं, यानी कि x3 एंड x4 कुछ भी ले सकते हो आप। तो यानी कि x1 x2 भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स में हो जाएंगे, क्योंकि x3 x4 भी आप इनफाइनाइट नंबर्स में ले सकते हो। तो x1 x2 भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड कर पाओगे आप, ठीक है। और फिर आप चाहो तो यहाँ पे अपने मन से चूज कर सकते हो कि बी चूज सम कांस्टेंट x3 इक्वल्स टू k1 एंड x4 इक्वल्स टू k2, देन x2 फाइंड कर लो, x1 फाइंड कर लो। अब k1 एंड k2 तो कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है, कुछ भी ले सकते हो। तो यानी कि द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस तरह से आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी जाए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।